चलिए तो जल्दी लाइव जुड़ जाइए, लाइव जुड़ जाइए। जितने लोग हैं शेयर करेंगे। और देखिए, बिहार पुलिस के लिए जो है ना, ये एकदम रामबाण सेशन है। इसमें हम विश्लेषण करके देखो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सीट बहुत अधिक, मतलब बहुत अधिक तो नहीं कर सकती, फिर भी 21,000 लमसम सीट है। और इसमें जो बच्चों का एनरोलमेंट होगा, जो फॉर्म भरेंगे, कम से कम समझ लीजिए कि 20-25 लाख से ज़्यादा ही लोग फॉर्म भरेंगे। मेरा एक मतलब मेरा अनुमान है, हो तो ज़्यादा ही हो और कम भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए अब तैयारी जो है किस प्रकार से हो, ये डिपेंड करता है एक स्टूडेंट पे कि अपने आप को कितना इंक्रीज करता है नॉलेज के रूप में। ठीक, अगर आप तैयारी को पुख्ता बनाना चाहते हैं तो केवल वन लाइनर क्वेश्चन पे आप बिल्कुल मत जाइए, उस पर आप रिलायबल मत होइए। उस पर आप बिल्कुल रिलायबल मत होइए, क्योंकि जिनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। समझे? इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और एक बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, फैक्ट का भी, ताकि दोनों को आप समन्वित करके, दोनों को मिला करके एग्जाम को सोल्व कर सकें। देखिए, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, तो आप जानते हैं कि जीएस का क्या योगदान है, मतलब जनरल स्टडीज का, कहने का मतलब जीके का और जीएस का, और करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे, और चूंकि अब शुरू हो गया है तो अब लगातार ही चलता रहेगा। ठीक है, आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हम, आप देखिए, एक बैच और चलता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसका कोई फीस नहीं लगता। क्योंकि अब बिहार पुलिस नहीं रह गई, इसमें आप अच्छे लोग जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो सिविल की तैयारी करते हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपको एक मतलब ऐसे मतलब कि एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में वहाँ एग्जाम में जाना है जिनको एक क्वेश्चन के ऊपर लेवल और लोअर लेवल दोनों का नॉलेज समन्वित रूप से हो, तभी आप इस बार अपने आप को, जो एक दिवसीय एग्जाम है बिहार पुलिस का, उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, अब जहाँ तक रहा फिजिकल टेस्ट वगैरह का, वो तो भाई आप लोग अपना समझ लीजिए, लेकिन पहले पीटी तो क्वालिफाई करेंगे तब तो फिजिकल टेस्ट देंगे। तो चलिए, इसमें हम ज़्यादा समय ना लेंगे और हम इसको शुरू करते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो देखिए एक करके और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती संख्या का मुख्य कारण क्या है। भारत में तेजी से घटती हुई गिद्धों की संख्या, पहले गिद्ध बहुत दिखाई पड़ते थे, वल्चर जो है बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते थे, अब तो दिखते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो पशु पक्षी है वो दिखाई पड़ते थे, अब नहीं दिखते, उसमें से एक गिद्ध भी है। तो अब जो है गिद्धों की संख्या जो घट रही है, वो क्यों घट रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण है, अब ऑप्शन देखिए। पहला कि पशुओं की कम मृत्यु दर, पशु मर रहे हैं, कम मर रहे हैं, इसलिए गिद्ध जो है भूखे मर गए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि भोजन की कमी, गिद्धों के लिए भोजन की कमी हो गई इसलिए गिद्ध समाप्त हो गए। तीसरा है कि डाइक्लोफेनिक दवा की अत्यधिक प्रयोग, एक दवा है डाइक्लोफेनिक सोडियम करके आता है ना, वो दर्द निवारक दवा है, वो इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए। तो कहता है कि डाइक्लोफेनिक सोडियम यानी डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग से। और एक है डी ऑप्शन है कि गिद्धों में प्रजनन क्षमता की कमी हो गई है। अब जो गिद्ध हैं वो रिप्रोडक्शन कम कर रहे हैं, मतलब जनन क्षमता कम कर रहे हैं, गिद्ध जो है बच्चे कम जन्म दे रहे हैं, इसलिए गिद्धों की संख्या कम गई। तो बताइए कि गिद्धों की संख्या कमी किसके कारण है। तो देखिए, इसका सही जवाब है, आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब है कि डाइक्लोफेनिक सोडियम की दवा, जो डाइक्लोफेनिक दवा है, इसके अत्यधिक प्रयोग के कारण गिद्धों की संख्या में कमी है। जो कि देखिए, गिद्ध जो है मांस खाते हैं, और मांस भाई सरकार तो अलग से उसके लिए व्यवस्था तो किया नहीं है। तो पहले हमारे क्या जो जानवर मरते थे उनको ऐसे ही फेंक देते थे, तो उसको साफ सफाई का काम था गिद्धों का। लेकिन जानवरों में जो डाइक्लोफेनिक सोडियम का अत्यधिक प्रयोग के कारण वो डाइक्लोफेनिक दवा जो है वो जानवरों के शरीर में चला गया, और उसको जब गिद्ध खाने लगे
तो उनके आंत में जो है गांठ पड़ने लगी, उनके जो मतलब कि गठिया टाइप से हो गए उनके आंत में, इस कारण उनको जो है उनकी मृत्यु होने लगी। इसलिए गिद्ध की संख्या इतनी कम गई है कि उसको अब रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब जहां तक रही मतलब ये रेड लिस्ट जारी कौन करता है, तो IUCN जारी करता है रेड लिस्ट। ठीक है, अच्छा 2006 है, 6 में ही 2006 में ये जो डाइक्लोफेनिक सोडियम दवा है इसको बैन कर दिया गया भारत में। अच्छा, डाइक्लोफेनिक सोडियम का प्रयोग पहली बार हुआ था, ये हुआ था 1973 में। कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। ठीक है, अब आइए सेकंड प्रश्न चलते हैं। सेकंड प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान सुनिएगा। कहता है कि भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े जनजातीय समूह कौन है? भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े जनजातीय समूह कौन है, इसके बारे में आप बताइए। ऑप्शन है मुंडा जनजाति, भील जनजाति, जो है ये संभाल जनजाति हो गया है, यहाँ पे मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक है ये, और थारू जनजाति। तो कौन जनजाति जो भारत में सबसे बड़े जनजातीय समूह है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़े जनजातीय समूह है, उनका नाम है भील। भील जनजाति जो है भारत में सबसे बड़े जनजातीय समूह है। ठीक, अब ये जो है भील जनजाति पाए कहाँ जाते हैं, तो भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भील जनजाति पाए जाते हैं। जानते हैं, ये जो है पूरे जनजातीय समूह का लगभग 38% ये जनजाति पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछता है, यहीं से बन जाता है कि तो दूसरे नंबर पे कौन जनजाति है, दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो जनजाति है उनका जो है नाम है गोंड। गोंड जनजाति दूसरे नंबर पर है, यह कुल जनजाति का 35% है। सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक जनजाति वाला जो राज्य है वो आपको मिलेगा, वो है आपका जो है जहां पे जनजातियों की कुल संख्या जो है वो लगभग 96% है, वो है मिजोरम में लगभग 96% जनजातीय लोग निवास करते हैं। अच्छा, अभी जो है एक विवाद में चल रहा है राज्य मणिपुर, वहां पर जो जनजाति पाए जाते हैं वो कौन कौन जनजाति हैं, वो आपको तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि वहां पर कौन कौन से जनजाति हैं। ठीक है, आप जरा सा कमेंट में बताएंगे कौन कौन है। चलिए उसमें हम कुछ बताते हैं। एक है मेती, ठीक है, और कौन जनजाति है वहां पर, कोई है जो कमेंट में बताएंगे? क्या लिख रहे हैं भाई आप लोग? अच्छा, कुकी भी है, और सिमी भी है, बिल्कुल। और देखो एक नागा भी है, एक अंगामी, ये 2 जनजाति और हैं जो वहां निवास करते हैं। कहाँ? मणिपुर। अब आगे एक जनजाति के बारे में पूछता है, लेप्चा जनजाति कहाँ है, तो ये असम की जनजाति है, असम जनजाति है लेप्चा। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा प्रश्न को, कि हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन क्या है उसका चयन करना है। ऑप्शन एक में है कि हिमालय का ऊपरी भाग अवसादी चट्टान से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हिमालय का देखो, जो हिमालय है हमारा, ये जो भारत का जो भाग है, ये भारत का जो हिमालय है, इसको ऊपरी भाग जो है ये अवसादी चट्टान से बना हुआ है। दूसरा, यहाँ के वनों की कटाई एवं निर्माण कार्य भूस्खलन का कारण है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि हिमालय का निर्माण आज भी जारी है, और चौथा ऑप्शन है कि एक से अधिक। क्या है इसका सही जवाब? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए तो कि इसका जवाब सही क्या है। कि जो है हिमालय का जो ऊपरी भाग है वो अवसादी चट्टान से बना हुआ है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि यहाँ वनों की कटाई एवं निर्माण कार्य के कारण भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरा कि हिमालय जो है का निर्माण आज भी जारी है, और डी ऑप्शन है कि एक से अधिक, यानी कि
सभी ऑप्शन या फिर 2 ऑप्शन या फिर 2 से अधिक ऑप्शन? कौन ऑप्शन सही है? देखिए इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से तीनों सही है। ठीक है, अभी तो पता ही है ना कि हिमालय जहाँ पे आज अवस्थित है, यहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था और हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। आज भी हिमालय जो है वो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया था, चीन और नेपाल के जो कुछ भूगोलवेता थे, कुछ साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने हिमालय की ऊंचाई को मेजर किया था। तो इन्होंने उनकी ऊंचाई बताया कि इनकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। जिनवन ऊंचाई कितनी है? अभी जो है 8,848 मीटर हिमालय की ऊंचाई है। क्योंकि चाइनीज हैं, इनके जब तक रिसर्च पेपर प्रूफ नहीं हो जाते, जब तक इनके बातों को थोड़ा ध्यान नहीं देता। कहते हैं कि चाइनीज माल जो है वो चले तो चांद तक, तो शाम तक, तो इनके पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय, याद रखें, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? ठीक है, मौलिक अधिकार तो सबको पता हो। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है? अच्छा, केवल भारतीय से मतलब क्या है? केवल भारतीय से मतलब है कि जो भारत के क्या है, नागरिक, भारत के नागरिक, भारत के नागरिक वो केवल भारतीय, मतलब भारतीय हैं। अब ऐसा थोड़े है कि जो अमेरिका का राजदूत जो भारत में रहा वो भी भारत का नागरिक है, ऐसा नहीं है। जो भारत में घूमने आए हैं वो भारत के नागरिक नहीं है। तो केवल भारतीयों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? पहले तो पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया भैया, पता होगा सबको। जो है मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया कहाँ से? तो यूएस, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक है? 35 तक है। ठीक है, कुल मौलिक अधिकारों, एक बार क्वेश्चन पूछा कि कुल मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? याद रखिए, तो 23 अनुच्छेद शामिल है। टोटल मौलिक अधिकार 23 अनुच्छेद हैं, सब मिलाकर के 31 हटा दिया गया, याद रखिए। आगे बढ़िए। अब है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि वंश, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार को दर्शाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत को दर्शाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को दर्शाता है। अच्छा, अब बात आती है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो याद रखिए कि भारतीयों को ये 5 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन? तो याद रखेंगे कि 15, 16, 19, 29 और 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछोगे कि भारतीयों को जो है, भारतीय नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को नहीं है? तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 मौलिक अधिकार हैं भारतीयों को प्राप्त है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया कौन सा? तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया, याद रखें। अब अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न है कि जो प्रवाल है, प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से पाई जाती है कहाँ? प्रवाल भित्ति समझते ही हो, कोरल रिफ। तो प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप में और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो जो लोगों ने ज्योग्राफी जरा सा ही पढ़ा होगा, प्रवाल के बारे में जरा सा ही पढ़ा होगा, तो पता होगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, एक से अधिक। देखिए, अंडमान निकोबार में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं और ऑप्शन डी लक्षद्वीप में भी कोरल रीफ पाई जाती है। ठीक है। अच्छा देखिए, अब प्रवाल भित्तियां होती क्या है? ये मूंगे का चट्टान होता है। ठीक है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे है, जिसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है,
कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रवाल भित्तियों का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसका रंग जो है नीला होता है ना, इसका रंग येलो पीला होता है। अगर प्रवाल भित्ति मर जाए तो इसका रंग ब्लैक और वाइट हो जाता है, ठीक है। और प्रवाल भित्तियाँ समुद्र का पैरामीटर भी होता है, समुद्र को हेल्दी रखने का एक इंडिकेटर भी होता है। जहाँ पे समुद्र, जहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ अच्छी खासी तादाद में होती है, अच्छे खास हेल्दी कंडीशन में होते हैं, वहाँ माना जाता है कि समुद्र की स्थिति अच्छी है, मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है, जो समुद्री जो बायोडाइवर्सिटी है वो हेल्दी है, अच्छा है। तो प्रवाल भित्ति जो है समुद्री जो है बायोडाइवर्सिटी का सूचक भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। बक्सा, याद रखेंगे, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब, बहुत आसान प्रश्न है, सही जवाब जो देंगे वो कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट कीजिए कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो याद रखिए, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। देखिए कि टाइगर को जो है, बाघों को सुरक्षित रखने के लिए जो है, आप देखें कि हाँ, बाघों को सुरक्षित रखने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट नाम से एक ये चला था 1973 ईस्वी में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में से हुआ कहाँ से था, तो ये हुआ था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क से। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। और अभी टोटल भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54 टाइगर रिजर्व हैं भारत में अभी कुल, ठीक है। एक जो है याद रखिएगा कि अभी कुल भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो लगभग 3167 बाघ भारत में अभी वर्तमान में है। अभी जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की बात है, आज तक की बात है, लगभग 16 जुलाई 2023 को जो है आज तक का अपडेट है कि आज अभी 3167 बाघ हैं भारत में। अच्छा, एक बात है कि बिहार में बाघ कितने हैं, तो बिहार का एक टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो आपको दी जाएंगे पश्चिम चंपारण में, और यहाँ पर लगभग 67 बाघ हैं बिहार में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कि अच्छा, 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना था, तो 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व था, जो आपको मिल जाएगा कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखिए, टाइगर रिजर्व से एक बात और याद रखेंगे कि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, दोनों में 6 टाइगर रिजर्व है। क्लियर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बैठक की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक, ध्यान से प्रश्न पढ़िए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। अभी तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो चुकी है। इसकी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी कनाडा। इस पर कमेंट करेंगे आप लोग और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। तो ये आप जल्दी कीजिए। तो याद रखिए कि संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त बैठक जो है आर्टिकल संविधान में 108 में है ना, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति जो है जब किसी मुद्दे पे संसद असहमत हो जाए तो संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे, ओम बिरला, सबको पता है। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। तो आपको दिखेगा कि निम्नलिखित में से उज्जैन किस नदी किनारे है। उज्जैन एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन किस नदी किनारे है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती नदी और ऑप्शन डी शिप्रा नदी। जल्दी कमेंट करके बताइए कि बहुत आसान प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे है।
तो देखिए इसका सही ऑप्शन है क्षिप्रा नदी किनारे। उज्जैन में महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल मंदिर, ठीक है। महाकाल मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग को 550 वर्षों तक एक कुएं में रखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा हो कि किस मंदिर के शिवलिंग को, किस ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को 550 वर्षों तक एक कुएं में रखा गया था, तो ये जो महाकाल मंदिर का जो शिवलिंग है, इसको जो है 550 वर्षों तक कुएं में रखा गया था। और याद रखिए कि ये जो महाकाल मंदिर उज्जैन है ना, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। कौन कौन? उज्जैन, दूसरा प्रयागराज, और तीसरा जो कहता है नासिक, और चौथा हरिद्वार। 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में कौन सी दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में कौन सी दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? भारत में कौन सी सबसे अधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा है? तो ऑप्शन ए में हिंदी, दूसरा मराठी, तीसरा उर्दू और चौथा बंगाली। सही जवाब दीजिए। देखिए ये तो सबको पता है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में है। दूसरी कौन है? तो दूसरी पे आती है जो बोली जाने वाली भाषा, वो है बंगाली। भारत में लगभग, याद रखिएगा कि भारत में लगभग 57 करोड़ लोग जो है ना, वो बोलते हैं कौन सा भाषा? हिंदी बोलते हैं। बंगाली जो है लगभग 9.12 करोड़ लोग बोलते हैं बंगाली, और उससे तीसरा नंबर आता है मराठी 8.30 करोड़ के साथ। 8.30 करोड़ बोलते हैं क्या? तो मराठी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब पूछ दे यहाँ से प्रश्न पूछे कि दुनिया में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो क्या बोलिए? दुनिया में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी लगभग 1.45 अरब। दूसरी बोली जाने वाली भाषा है वो है मंदारिन। ये चीन की भाषा है मंदारिन, वो 1.11 अरब। और तीसरी जो बोली जाने वाली भाषा है वो विश्व स्तर बोली जाती है, वो है हिंदी। 67 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि भारत में 57 करोड़, यहाँ 67, भारत से बाहर भी तो लोग बोलते हैं हिंदी। तो अब आगे प्रश्न, अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है? ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है? अब ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन का। एक ऑप्शन है जुआन डी फुका प्लेट, एक है कोकोस प्लेट, एक है नाक्सा प्लेट, दूसरा है कैरेबियन प्लेट। कौन सा प्लेट जो है वो उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है? देखिए ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का प्रश्न है। ये मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये जो है दक्षिण अमेरिका है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम के तरफ यहाँ पे प्रशांत महासागर है। हाँ, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और इधर है अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे जो प्लेट है ये जुआन डी फुका प्लेट। कौन प्लेट? जुआन डी फुका प्लेट। ये प्लेट यहाँ पर है, यहाँ पर है नाक्सा प्लेट। कौन सा प्लेट यहाँ पर है? बीच में जो है वो है कोकोस प्लेट, सॉरी, ये बीच में जो है कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट। यहाँ पर है नाक्सा प्लेट, और यहाँ पर है कैरेबियन प्लेट, और नीचे है स्कोशिया प्लेट नीचे है। तो याद रखिए उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ 3 प्लेट है, जुआन डी फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, ये भी है, और यहाँ पर देखिएगा कि अटलांटिक में कैरेबियन प्लेट है, ये भी है। तो नहीं कौन है? तो नाक्सा प्लेट है। नाक्सा प्लेट दक्षिण अमेरिका से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा। देखिए पूरे जो है पृथ्वी पर कई मतलब 20 ऐसे बड़े प्लेट हैं जो जब पैंजिया का ब्रेकअप हुआ था, जब पैंजिया टूटा था, तो
20 बड़े प्लेट का निर्माण हुआ, 7 बड़े प्लेट का निर्माण हुआ और 20 छोटे प्लेट का निर्माण हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि जुआन डी फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाक्सा प्लेट, एस्कोसिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट। आगे देखिएगा कि जो है आपको मिल जाएगा बर्मी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, आपको जैपनीज प्लेट, बहुत सारे प्लेट आपको दिख जाएंगे इन इलाकों में। जो एक दिखेगा अरेबियन प्लेट, बहुत सारे प्लेट आपको दिख जाएंगे। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पे आ जाइए। और अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे, हाँ अब प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये सबको सोल्व कर सकते हैं कि कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद देखिएगा, ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट। दरअसल इसको देखिए कि कौन सा घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद हुआ था, तो जल्दी बताइएगा। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। हुआ कैसे, तो जो है एक 18 मार्च को एक कानून पारित हुआ है, उसका नाम है रॉलेट एक्ट आया है, और 21 मार्च को इसको लाया गया। एक 18 मार्च को पारित हुआ, 21 मार्च को 1919 को ये पारित हुआ, कौन, रॉलेट एक्ट। ठीक, तो 21 को ये पारित हुआ, 13 अप्रैल को है ना जो है एक झड़प हुई, और इसमें जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड सैफुद्दीन किचलू और एक सत्यपाल जो है, वो दोनों के जो है मतलब गिरफ्तारी के खिलाफ जो है एक मीटिंग हो रहा था। उसी मीटिंग में जनरल डायर ने गोली चलवा दी, तो जालियांवाला बाग हो गया 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखिएगा कि साइमन कमीशन कब आया था भारत में। साइमन कमीशन भारत में आया है 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को आया है साइमन कमीशन। अच्छा, और आया चंपारण आंदोलन कब हुआ है, तो ये हुआ है मेरे हिसाब से 19 अप्रैल 1917। तो अब बताइए, अच्छा हाँ एक और हुआ घटना असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ, ये हुआ है 1 अगस्त। अब देखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को हुआ है, कौन, असहयोग आंदोलन। अब देखिए कि 1 अगस्त 1920 को 2 घटनाएं हुई। एक तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, कब हुआ है, 1 अगस्त। अब देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पर, एक क्या है कि बाल गंगाधर, प्रश्न बनता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत किसने कहा है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत किसने कहा है, तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है। याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत किसने कहा है, तो वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल, क्लियर। आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया। ऑप्शन 1 है गफ्फार खान, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से अध्यक्ष बनाए गए हैं जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया है। देखिए कि कांग्रेस की स्थापना सबको पता है 1985, लेकिन जानिए एक बात याद रखिए, जो है मतलब क्या कहते हैं उसको कि 1985। अच्छा, 1985 के समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। 1986 में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी। 87 में अध्यक्ष कौन बने हैं, 1987 में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यही बने हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और 1988 में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा 1988 में अध्यक्ष बने हैं वो प्रथम ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम है जॉर्ज यूल। और 1989 में जो अध्यक्ष बना है उसका नाम है विलियम बेडरबर्न, जिसने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है।
और याद रखिएगा कि 1985 में जो गठन हुआ है कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, लेकिन उसका सचिव कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम है। अच्छा, इसका गठन हुआ कहाँ है? तो सबको पता होना चाहिए, और अधिकांश जो तैयारी कर उनके पास पता होगा ही। ये देखो कन्फ्यूजन होता है कि पूना में हुआ है कि बम्बई में हुआ है ना? तो याद रखेंगे कि पूना में तो प्लेग फैल गया था, तो जगह बच गया बम्बई, तो बम्बई में हुआ। क्लियर? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न है कि सती प्रथा को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अवैध घोषित कर दिया था? सती प्रथा। ऑप्शन 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसने सती प्रथा का अंत किया था? बहुत आसान प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। अब याद रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो काल है वो है 1928 से लेकर के 1828 से लेकर के 1835 में भी 35 तक का काल है इसका। अच्छा, अब इसने क्या किया है? विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का अंत कर दिया है। ठगी प्रथा के अंत करने के लिए जो कर्नल श्रीमैन को भेजा था इसने, विलियम बेंटिंग ने। दूसरा, सती प्रथा का अंत कर दिया है 1829 में। ठीक है, इसने जो है बाल हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। दास प्रथा का अंत कर दिया है विलियम बेंटिंग ने। अच्छा, इसने मैकाले समिति का गठन भी किया 1935 में, 34-35 में लागू हुआ। और आप देखें कि जो है पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये हैं आपके जो है सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से एक प्रश्न और पूछता है कि 1806 में माथे पे तिलक और मतलब जातीय चिन्ह लगाना, कानों बाली पहनने के लिए एक विद्रोह हो गया था इसके काल में। वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था मद्रास में। देखिए, जातीय चिन्ह और कानों बाली पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब मद्रास का एक गवर्नर। तो ये याद रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मगध की राजधानी नहीं बनी? तो याद रखिएगा, मगध की राजधानी कौन नहीं बनी? ऑप्शन 1 वैशाली, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी कहां नहीं थी बताइए? तो मगध की राजधानी नहीं थी, वो जगह का नाम है चंपा। देखिए, राजगीर तो थी मगध की राजधानी, जो है बिंबिसार के काल से ही था। पाटलिपुत्र उदयन के काल में, और वैशाली बना है शिशुनाग के काल में। इसने राजगीर से जो है राजधानी हटा करके वैशाली में लाया। तो ये तीनों है। चंपा अंग की राजधानी है, जो वर्तमान भागलपुर में अंग है। आगे चलते हैं। अब ये 15 पे प्रश्न नंबर 15 है। अब कहता है कि निम्नलिखित में से गोपुरम का संबंध किससे? गोपुरम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोपुरम बार बार कहीं आप देखते होंगे गोपुरम। पहला ऑप्शन है चर्च से, ऑप्शन बी गुरुद्वारा से, ऑप्शन सी बौद्ध विहार से, ऑप्शन डी मंदिर से। तो गोपुरम जो होता है ना, इसका संबंध मंदिर से है। देखिए, एक क्वेश्चन तो गोपुरम तो समझ गए। गोपुरम क्या होता था कि मान लीजिए कि एक मंदिर है ना, तो ये जो है मंदिर जब बन जाते थे तो पहले मंदिर का काम बहुत होता था। मंदिर का काम जो है उस शहर के कानून व्यवस्था को संचालित करना, उस शहर में जो है आपका सब शिल्पियों के जो उत्पादन को भी देखते थे। उस शहर में जो है खाद्यान्न व्यवस्था का भी इन्होंने इनके जिम्मे में होता था। तो मंदिर में बहुत सारे प्रशासनिक जो है अधिकार सीमित निहित थे। तो क्या हुआ कि इसके आसपास जो है बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बहुत दुकान बसाए गए थे, मतलब शिल्पी बसाए गए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मंदिर का दायरा बढ़ने लगा, और मंदिर का दायरा बढ़ते मंदिर एक शहर का रूप ले लिया। अब सोचिए, शहर हो गया बड़ा, मंदिर हो गया छोटे। तो जो मंदिर तक पहुंचने के लिए जो है लोगों को बहुत कठिनाई होने लगी, मंदिर पहुंचे कैसे। तो जो मंदिर का मेन हाता होता था, उसी के अंदर में एक प्रवेश द्वार बना दिया जाता था, हाथे के बगल में, हाथे के अनुसार, हाथे में प्रवेश करने के लिए। और इस दरबार को इतना अलंकृत कर दिया जाता था, इतना सजा दिया जाता था कि ये मंदिर से ऊंचा दिखने लगता था। तो गोपुरम जो है वो मंदिर के हाथे का दरबार होता था, जो मंदिर से ऊंचा दिखता था, दूर से ही दिखाई पड़ जाता था कि जब वहां पे ऊंचा दरबार है, वही मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो ये गोपुरम
है ना। एक और इन्हीं से पूछता है कि तोरण द्वार क्या है, तोरण द्वार कहाँ है। तो तोरण द्वार आप देखेंगे सांची स्तूप में आपको दिख जाएगा तोरण द्वार, जो बौद्ध जो ये है स्तूप है उसमें आपको तोरण द्वार दिख जाएगा। ठीक है, तो आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो, याद रखेंगे कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि है? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और अकबर। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि हैं, जो बताइए जरा सा, कौन बताएंगे? तो अमीर खुसरो जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं। देखो, कहा जाता है कि 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों ने देखा था। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं। और याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी सॉरी जो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। इनका जन्म एटा में हुआ था, जो ये है क्या कहते हैं यूपी में है। इनका जन्म 1235 में हुआ था। इनकी बहुत कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे किरानुसदैन, आसिका, देवल देवी खींच खां, एक और पुस्तक है उसका नाम है नूह सिपियर, मतलब बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। और इन्होंने तबला और जो है एक और जो है बीना, शायद बीना ही उसका वो निर्माता भी कहा जाता है। तो अमीर खुसरो ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कब बना? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक किस काल में बना? देखिए ये जो है निम्न है, यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। देखो कंफ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ पे। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक मतलब क्या है? मानव प्राचीन काल में जब मानव अपने जीवन की शुरुआत की तो प्रारंभ में मानव का जीवन खाद्य संग्राहक के रूप में ही था। मतलब मानव जो है खाद्य उत्पादन नहीं करता था। शिकार करना खाद्य संग्राहक है, खाद्य उत्पादन नहीं है। किसी चीज को फल तोड़ के लाना खाद्य संग्राहक है, खाद्य उत्पादक नहीं। खाद्य उत्पादक तब होगा जब मानव कृषि करेगा। तो खाद्य उत्पादन की श्रेणी मानव आएगा नवपाषाण काल में, जब मानव कृषि करेगा। और कृषि के बाद जो है मानव के अंदर जो एक सेंस डेवलप होगा जिसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ जाएगी। और आगे आप देखेंगे कि जो अस्थायी निवास के साथ साथ में व्यापार वाणिज्य का भी विकास होगा कृषि के आधार। और याद रखिए प्रश्न और बनता है कि कृषि की शुरुआत किसने किया था? तो कृषि की शुरुआत महिलाओं ने किया था। याद रखिए कृषि की शुरुआत महिलाओं ने किया और महिलाओं को ही घर के अंदर डाल दिया गया। ये आगे हम कभी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन 1 है पुरापाषाण काल से, ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन डी है नवपाषाण काल से, ऑप्शन डी है मध्यपाषाण काल से। पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हल्का प्रश्न है। नवपाषाण काल से पशु को पाला जाने लगा। प्रथम पशु जो है वो पालने वाले जो जीव थे वो थे कुत्ता। और दूसरी बात था कि पशुओं का पालन क्यों किया जाता था प्रारंभ में? पहला ऑप्शन है, मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछ रहे कि पशु को क्यों पाला जाता था। ऑप्शन 1 वो है मांस के लिए, ऑप्शन बी दूध के लिए, ऑप्शन सी है कि सामान ढोने के लिए, और ऑप्शन डी है सुरक्षा के लिए। तो याद रखिए इसमें अधिकांश लोग फंस जाएंगे। तो याद रखें कि पशुओं को पाला जाता था मांस के लिए। पहले इतना सेंस नहीं था कि पशु को पाल करके उनसे दूध निकाले और है ना उनकी से सुरक्षा कर रहे हैं। तो मांस के लिए पशुओं को प्रारंभ में पाला जाता था। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रागैतिहासिक चित्रकला का गुफा चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो याद है अजंता की गुफा है, बाघ गुफा, भीमबेटका की गुफा और एलोरा की गुफा। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। तो याद रखिए भीमबेटका की गुफा जो आपको दिख जाएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश एमपी में दिख जाएगा। जो प्रागैतिहासिक काल में देखें कि इसमें जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है इस गुफा में। दूसरी बात इसमें देखेंगे कि इसमें व्यस्त जीवन के चित्र बनाए गए। कोई शिकार कर रहा है, कोई जानवर को मार करके लेके जा रहा है, कोई आप देखेंगे कि जानवर बैठ करके शिकार कर रहा है। तो ये व्यस्त जीवन के चित्र बनाए गए हैं भीमबेटका की गुफा में, है ना। बाकी बाघ गुफा भी जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। 2 गुफा अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, ये 2 गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है।
अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा ये जो है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण काल के औजार नहीं रहे हैं? पूरा पाषाण काल का औजार नहीं रहे, कौन ऐसा है औजार है जो पूरा पाषाण काल का औजार नहीं है? ऑप्शन 1 है हस्त कुठार, ऑप्शन बी है खंडक, ऑप्शन सी है बिदारणी, ऑप्शन डी है तीर कमान, जो पूरा पाषाण काल का औजार नहीं है। बताइए। तो इसमें जो है हस्त कुठार है, खंडक है, बिदारणी है, तीर कमान नहीं है। तीर कमान का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ है और तीर कमान का विकास मछली पकड़ने के लिए पहली बार हुआ है। याद रखेंगे कि तीर कमान का विकास जो है वो मछली पकड़ने के लिए किया गया है। तीर कमान का विकास मछली पकड़ने के लिए। क्लियर? आगे। हाँ, अब ये प्रश्न देखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है ये। अब देखा था कि दामोदर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। प्रश्न 1 है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ऑप्शन बी है कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है, ऑप्शन सी है इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है, और ऑप्शन डी है कि बोकारो, आसनसोल, दुर्गापुर इस नदी के किनारे हैं, और ऑप्शन ई है 1 से अधिक है। तो बताइए, ये देखिए एक क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो दामोदर नदी के संबंध में सही है। याद रखिए दामोदर नदी का एक सहायक नदी, उसका नाम है बराकर। ठीक है, बराकर रिवर पर एक डैम, उसका नाम है मैथन डैम। और देखिए बराकर से कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ये है बराकर, एक है बराक, ये है नॉर्थ ईस्ट में, असम में बहती है नदी बराक। बराकर नदी पर एक डैम है, उसका नाम मैथन डैम, मैथन डैम। ठीक, आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मछली पकड़ने की कला किस काल में विकसित हुई? मछली पकड़ने की जो कला है वो किस काल में विकसित हुई है? तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता में और नवपाषाण काल। मछली पकड़ने की कला, अभी तो क्वेश्चन मैंने डील किया, तो यह है मध्य पाषाण काल। मछली पकड़ने की कला मध्य पाषाण काल में विकसित। अच्छा, कुत्ते के साथ मानव को कहाँ दफनाया गया? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, कुत्ते को मानव के साथ कहाँ दफनाया गया है? तो इसको कमेंट करके आप बताइएगा। इसको पहले मैंने इसको डील कर चुका हूँ। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि नुस्खाए दिलकुशा के लेखक कौन है? नुस्खाए दिलकुशा के लेखक कौन है? आप देखिएगा, तो ऑप्शन 1 है भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी है कादिर जिलानी, ऑप्शन सी है भीमसेन सक्सेना, और ऑप्शन डी है निजामुद्दीन औलिया। तो बताइए कि नुस्खाए दिलकुशा के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से कई बार पूछा हुआ है नुस्खाए दिलकुशा। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे, शेयर आप लोग बड़ा गड़बड़ बात है, न सब्सक्राइब करवाते हैं न शेयर करवाते हैं। तो याद रखिए कि नुस्खाए दिलकुशा के लेखक हैं भीमसेन सक्सेना। ये औरंगजेब के दरबार में, ठीक, औरंगजेब के दरबार में रहते थे, औरंगजेब का जो है भीमसेन सक्सेना। याद रखिए औरंगजेब वही है जिसने बीबी की मकबरा का निर्माण किया है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसको ताजमहल का डुप्लीकेट कहा जाता है, और ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। ठीक, तो नुस्खाए दिलकुशा। निजामुद्दीन औलिया का जो है कहाँ है मजार? वो दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न है एकदम जो है चमचमाता हुआ प्रश्न, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक, सत्य कथन का चयन कीजिए। याद रखेंगे कि ऑप्शन 1 में है कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, ऑप्शन बी है देशांतर रेखाओं से समय की जानकारी प्राप्त होती है, ऑप्शन सी है अक्षांश रेखा तापमान का सूचक होता है, ऑप्शन डी है भारत निम्न अक्षांशों पर स्थित है, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि सही क्या है। कहता है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए कहता है कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होते हैं, बिल्कुल समानांतर। ऑप्शन बी है देशांतर रेखाओं से समय की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी अक्षांश रेखा तापमान का सूचक होता है, सही गलत है। देखिए देशांतर रेखा समय का सूचक है और अक्षांश रेखा तापमान का सूचक है।
जैसे जैसे आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तापमान में कमी आएगी, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएंगे तापमान में वृद्धि होगी। तो ये भी सही है। और भारत निम्न अक्षांश में स्थित है, भारत जो है निम्न अक्षांश से मध्य अक्षांश के बीच में स्थित है, तो ये भी सही है। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई सही है आपका। अब देखिए कि अजात शत्रु, याद रखेंगे कि अजात शत्रु ने कौशल और वैशाली को पराजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हथियार का प्रयोग किया था? अजातशत्रु कौन है भाई? बिंबिसार का लड़का है, ठीक है। बिंबिसार को गद्दी से हटा करके मगध की गद्दी पर बैठा है जो अजातशत्रु, ठीक है। तो याद रखिए कि रथमूसल, महाशिलाकंटक, वज्रपात, संहारक, और इससे कोई नहीं, ये एक से अधिक बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न ही है, तो इसका है ऑप्शन नंबर ई सही है, ये में से सभी। देखिए अजातशत्रु वही है जिसका बाप कौन है भाई? तो कौन है बताइए? तो हाँ वो लिख रहे हैं नहीं, ठीक है, बिंबिसार ही। देखिए बिंदुसार अलग है, बिंदुसार अशोका का बाप है, बिंबिसार अजातशत्रु का पिता है, ठीक है। और अजातशत्रु जो है वो अपने, आप कह सकते हैं एक तरीके से कि मामा, कौन हुआ मामा? इसका मामा ही होगा ना, बिल्कुल मामा ही होगा, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की बेटी बजीरा से विवाह किया है, ठीक। तो अच्छा एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार, हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ पहली बार दहेज की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो याद रखिए कि पहली बार दहेज जो है कि प्रथा हमको प्राचीन काल में मिलता है कब? बिंबिसार की शादी हुई थी कौशल राज के राजकुमारी कौशल देवी से, जो प्रसिद्ध की बहन थी, और उसने अपनी बहन के विवाह के उपलक्ष्य में काशी का राज्य जो है, काशी का जो क्षेत्र है वो दहेज में दिया था। तो दहेज प्रथा की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और बाद में वही हुआ कि जो प्रसेनजीत, जो ये अजातशत्रु है, वो प्रसेनजीत को पराजित करके कौशल का क्षेत्र दहेज में ले लिया और उसकी बेटी बजीरा से विवाह कर लिया। आगे चलते, अगला प्रश्न है कि नहीं ये तो हाँ ये 25 प्रश्न है। आज के लिए सेवा इतना ही रहेगा भाई। और देखिए एक काम कीजिए, जरा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जरा चैनल को सब्सक्राइब कराओ समझ ला, और शेयर करूँ जरा दबा के, लाइक भी करवाइए। और आज के लिए सेवा हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर कल हम हाजिर होंगे आपको 8 बजे। और एक क्लास और चलता है, जानते ही हैं कि वो क्लास चलेगा आपको 7 बजे से, या हम वो अनाउंस कर देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो रैपिड क्लास है बिहार पुलिस स्पेशल के लिए। तो हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।